नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन अपने जो लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है, बार बार सभी की मांग है, तो पहला पेपर अपने राजस्थान का भूगोल शुरू कर रखा है, तो उसको अपन पार्ट में डालेंगे। राजस्थान का भूगोल के काफ़ी सारे टॉपिक अपन ने डाल दिए हैं। इसके अलावा बीच बीच में उसके टॉपिक अपन डालते रहेंगे फर्स्ट पेपर के लिए। और अब सेकेंड पेपर जो लैब असिस्टेंट का है, उसका जो पहला चैप्टर है उसको अपन शुरू करते हैं। और उसमें दे रखा है पहला चैप्टर कि भूगोल समाकलन विषय के रूप में, यानी भूगोल का जो उद्भव है किस रूप में हुआ, भूगोल है क्या, कहाँ से शुरू हुई, किसका योगदान रहा, तो इसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है हम यहाँ देखने वाले हैं। यदि आपने हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही अपना वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो ज़रूर आप हमसे जुड़े, पढ़े हमारे साथ में संपूर्ण ज्योग्राफी। तो आप शुरू करते हैं अपन आज जो सेकेंड पेपर है अपना, किसके लिए, अपना लैब जो असिस्टेंट है उसके लिए जो सेकंड पेपर है जियोग्राफी का, तो उसकी अपन शुरू करते हैं। आज के टॉपिक की शुरुआत है, ठीक है। तो भूगोल एक विषय के रूप में, समाकलित विषय के रूप में दे रखा है। ठीक है, भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में कहाँ से प्रारंभ होता है, भूगोल की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है। तो सर्वप्रथम यदि अपन देखें तो भूगोल जो है वो एक विषय के रूप में नहीं था, एक विषय के रूप में प्रारंभ में नहीं था। प्रारंभ में पृथ्वी का ज्ञान भी नहीं था, लोगों को विशेष प्रकार का नॉलेज ईसा से पूर्व नहीं था। यानी ईसा पूर्व की अपन बात करते हैं तो भूगोल के बारे में लोगों को किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज या ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो वो तो सिर्फ जो प्राकृतिक घटनाएं थी उन घटनाओं के बारे में उनसे विदित रहते थे और उनके बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां रखते थे, लेकिन लिखित में कोई किसी प्रकार की व्यवस्थाएं उनके पास में नहीं थी और नहीं मानते थे कि ये भूगोल को अलग से एक विषय है। तो उसके बारे में विशेष प्रकार से उनके पास में कोई तरह की नॉलेज जो है वो थी नहीं। सबसे पहले जो एक होमर था यूनानी, हालांकि ये यूनानी था, ठीक है। सबसे पहले यदि अपन देखें तो हमारा जो भूगोल है वो भूमध्य सागर के चारों ओर का जो क्षेत्र है, भूमध्य सागर, ठीक है, और यहीं पे इसके उत्तरी तट पे यहाँ पे एक प्रमुख नगर होता था यूनान, ठीक है, वर्तमान में जिसको रोम बोलते हैं, इटली की राजधानी रही है, काफ़ी प्राचीन नगर यूनान था। और यहीं से हमारे जो भूगोल है उसका उद्भव माना जाता है। यहाँ के विद्वानों के अनुसार ही प्रारंभिक जो भूगोल का उद्भव है वो यूनान से माना जाता है। ठीक है, यहीं से पृथ्वी के बारे में विभिन्न जानकारियाँ हैं, विभिन्न यात्राएं हैं, वो प्रारंभ हुई थी और भूगोल के एक विषय के रूप में आगे बढ़ा था यूनान से। ठीक है, तो यहाँ जैसे सबसे पहले अपन देखें तो होमर एक यूनानी था और उन्होंने जो पृथ्वी पर जो घटनाएं हैं उन घटनाओं पर उसका ध्यान गया होमर का, और उन्होंने इसके ऊपर अपने विचार जो है प्रकट किए। भाई ये घटनाएं किस रूप में होती है क्या नहीं है, विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने प्रयास किया। ठीक है, इसके अलावा होमर के बाद में यदि अपन देखें तो उसका नाम है यूनानी थे वो हिकेटियस, हालांकि इसको भूगोल का जनक भी मानते हैं हिकेटियस को। तो होमर के बाद में जो अगला प्रयास था हिकेटियस का था। तो हिकेटियस ने कई पुरानी जो बातें हैं पृथ्वी के संदर्भ में, जो पुरानी बातें थी, कुछ लेखन कार्य शुरू किया। किसने? हिकेटियस ने लेखन कार्य शुरू किया और इसको भूगोल का जनक भी कहा जाता है। हिकेटियस को भूगोल का जनक भी कहते हैं, ठीक है ना। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस को। तो ये भी एक कहाँ का था? यूनानी था, ठीक है ना। तो यहीं से भूमध्य सागर के आसपास से ही ये अलग अलग जो लोग हैं वो आगे आए। सबसे पहले
हिकेटियस ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था पीरियड्स जी, इस नाम से एक पुस्तक लिखी है, पृथ्वी का वर्णन, ठीक है ना, पृथ्वी का वर्णन एक नाम से एक पुस्तक लिखी। और यह पुस्तक है, यही आधार बनी थी किसका, भूगोल का। यह पुस्तक जो हिकेटियस की है वो भूगोल का अध्ययन का आधार आगे चल करके बनी थी। तो हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है या इसका पिता कहा जाता है। इसी ने इसे भूगोल जो है एक विषय के रूप में एक इसको है एक पहचान है देना प्रारंभ किया था। हालांकि भूगोल शब्द अभी तक यूज नहीं हुआ है। आगे यदि अपन चलें तो उसके बाद में अन्य विद्वान भी आए थे, जैसे एक विद्वान था अरस्तु, और एक अरस्तु का गुरु था प्लेटो, ठीक है। और बीच में हिकेटियस के आसपास में जैसे हेरोडोटस, जिसको इतिहास का पिता भी कहते हैं इसको, तो हेरोडोटस ने भौगोलिक जो घटनाएं हो रही थी पृथ्वी में, विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे थे, उनको इतिहास से जोड़ा। इतिहास से जोड़कर जो पृथ्वी पर होने वाली जो घटनाएं हैं उनको देखा, यानी पृथ्वी पर होने वाली जो घटनाएं उसको इतिहास से जोड़ करके इन्होंने देखा, यानी उनको एक विशेष तिथि क्रम के साथ में उन्होंने उसको नोट करना प्रारंभ किया। किसने, हेरोडोटस ने। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उसके बाद में जैसे प्लेटो का नाम आता है, तो प्लेटो ने भी इस प्रकार ही किया। उसके बाद में प्लेटो ने जैसे प्लेटो ने पृथ्वी को गोलाकार बताया। सबसे पहले पृथ्वी को गोलाकार किसने बताया, प्लेटो ने बताया। पूर्ण रूप से ये अपने जो अध्ययन सामग्री है उसको मूर्त रूप नहीं दे पाए थे, तो फिर प्लेटो का एक शिष्य था अरस्तु, तो अरस्तु ने प्लेटो के अधूरे काम को पूरा किया। यानी प्लेटो का जो अधूरा काम था उसको किसने पूरा किया, अरस्तु ने पूरा किया, ठीक है ना। और उसके बाद में अरस्तु के बाद में जैसे आया स्ट्रेबो, तो स्ट्रेबो ने भी भूगोल के ऊपर अपने विचार प्रकट किए थे। तो यहाँ तक भूगोल है, अलग अलग लोगों ने अपनी भाषा में अपने विचारों में होमर, हिकेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु, स्ट्रेबो, तो ये जो ईसा से पूर्व के सारे हैं वो ईसा पूर्व के हैं। यानी ये 475 ईसा पूर्व के आसपास में हिकेटियस है, ये भी 400 से पहले का है। इसका कालक्रम अपने पास में दे रखा है, 475 ईसा पूर्व है। तो ये 475 ईसा पूर्व का इसका काल माना जाता है। ये उससे भी पहले का यानी 500 के आसपास का है। उसके बाद हेरोडोटस है, वो 485 के आसपास का माना जाता है, ईसा पूर्व का माना जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे जो है ईसा पूर्व के। स्ट्रेबो जो है लगभग 100 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो ये सारे जो विद्वान है वो यूनानी जो है वो ईसा पूर्व अपना कार्य है इन्होंने प्रारंभ किया था। अब भूगोल को नाम कहाँ से मिला, कैसे मिला, वो देखिए अपन। ये तो प्रारंभिक प्रयास है, यहाँ से भूगोल एक विषय के रूप में नहीं आया। अब एक अपन बीच में देखें तो एक विषय के रूप में भूगोल शब्द के रूप में नाम कहाँ से आया। तो भूगोल जो शब्द है उसका जनक माना जाता है इरेटोस्थेनीज को। इरेटोस्थेनीज को माना जाता है, ठीक है। और ये इनका जो कार्यकाल, जीवन काल है वो 275 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। 275 से
194 ईसा पूर्व तक का इनका काल माना जाता है। इसका मतलब ये जो इरेटोस्थनीज है ये ईसा पूर्व ही हुए हैं, इन्होंने ही इसके ऊपर विशेष रूप से काम किया है। ठीक है ना, यहाँ 276 लिखा है अपने एनसीईआरटी में। तो इन्होंने भी, इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल जो शब्द है इसके ऊपर एक, इस विषय को एक सब्जेक्ट के रूप में पहचान देने का काम किया। और ग्रीक भाषा के जो वर्ड है, जैसे जियोग्राफी, तो इसमें जियो प्लस ग्राफो, ठीक है ना, 2 वर्ड लिए। और जियो का अर्थ पृथ्वी, अर्थ, ठीक है, प्लस ग्राफो का अर्थ रखा वर्णन करना। अर्थात यहाँ पे इन्होंने जो जियोग्राफी ग्रीक भाषा के जो शब्द लिए, यूनानी भाषा के जो शब्द लिए थे, ठीक है ना, तो जियोग्राफी जो वर्ड लिया वो 2 शब्दों से बना, जियो प्लस ग्राफो से, तो शब्द बना जियोग्राफी। जियोग्राफी, ठीक है, तो ये शब्द बना 2 शब्दों के योग से, जियो प्लस ग्राफो से, जिसका अर्थ क्या निकाला, पृथ्वी का वर्णन। अब ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, इरेटोस्थनीज ने किया। तो इनको भूगोल शब्द का जनक माना जाता है कि भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, इरेटोस्थनीज ने किया है। तो यहाँ से भूगोल एक विषय के रूप में अपनी पहचान बनाना प्रारंभ किया। ठीक है, 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व तक का इनका जीवन काल था और इन्होंने इसके ऊपर कार्य किया। ये भी यूनानी भूगोलवेत्ता ही थे। ठीक है, अब यहाँ जो भूगोल है उसमें इस समय तक कि क्या लिखा जाता था, क्या रखा जाता था, कौन सी बातें थी जो भूगोल में शामिल की जाती थी। तो पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तन, पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तन, इनको भूगोल में शामिल किया जाता था। ठीक है, तो परिवर्तन जो हो रहे थे, चाहे वो पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार का हो, चाहे अन्य हो, तो उनको भूगोल के अंदर इसमें शामिल किया गया था। तो अलग अलग प्रदेश बने थे, अलग अलग शाखाएं बन गई थी। जैसे कि अपन बात करें, इन क्रियाओं को अलग अलग नाम दे दिया गया था। ठीक है, अब उसमें प्रारंभ में होता क्या था, जैसे कि शुरू में अपन देखें, शुरू में ऐसा हुआ कि बड़े प्रदेश बने, जैसे कि महाद्वीप व महासागर। ठीक है, तो इसको क्या नाम दे दिया, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच नाम दे दिया इनको। ठीक है, उसके बाद में देखें तो यहाँ से अपना जो यूँ कहें कि एक प्रकार का भौतिक भूगोल है उसका प्रारंभ है यहाँ पे। ठीक है ना, यह दूसरा था। दूसरे जो उच्चावच थे वो जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, गाठी, ठीक है ना, इनका निर्माण हुआ। ये कैसे हुआ, पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा। पृथ्वी के अंतर्जात जो बल थे, आंतरिक भाग में लगने वाले जो बल थे, जैसे सेवन धारा सिद्धांत, सेवन था, संकुचन था, संपीड़न था, या इसके अलावा ज्वालामुखी उद्गार के कारण ऐसा हुआ होगा, या फिर भूकंप ये घटना के कारण ऐसा हुआ होगा। तो इन कारणों से ये जो संरचनाएं बनी उनको कह दिया द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में इनको शामिल कर लिया गया। तीसरा जो थर्ड बिंदु यहाँ पे हुआ भौतिक भूगोल के रूप में, देखिए ये उच्चावच जो जिनका अध्ययन शुरू हुआ उसमें रखा गया था, जैसे कि बाह्य बलों द्वारा, जैसे पवन, वर्षा, ठीक है, द्वारा निर्मित
स्थल रूप, ठीक है ना। यहाँ जैसे हवा के घर्षण से, यूँ कहें कि अपरदन से है, अपक्षय से है, इनसे जो परिवर्तन धरातल के ऊपर देखा गया, तो ये एक प्रकार से बाह्य वातावरण यानी ऊपरी जो वायुमंडल है उसमें होने वाले परिवर्तन से ये परिवर्तन देखे गए थे, ठीक है ना। तो इनसे होने वाले जो परिवर्तन थे उनको रखा गया तृतीय श्रेणी के उच्चावच में, तृतीय श्रेणी के उच्चावच में, ठीक है। तो इन प्रकार के उच्चावच में इसको रखा गया। तो ये एक प्रकार का अपन देखें तो प्रारंभिक प्रयास था भूगोल का, प्रारंभिक एक शुरुआत जिसको अपन कह सकते हैं। यहाँ से एक विषय के रूप में धीरे धीरे प्रारंभ हो गई और इन उच्चावचों को अलग अलग रूपों में देखा जाने लगा और इनका अध्ययन भी धीरे धीरे प्रारंभ किया जाने लगा, ठीक है। तो सबसे पहले भूगोल शब्द की उत्पत्ति यहाँ से होती है। आगे अपन देखेंगे कि यह एक विषय के रूप में भूगोल जो है वो किस तरह से आगे बढ़ा। साथ साथ में आप यदि इन बिंदुओं को नोट करते हुए चलेंगे तो बहुत अधिक फायदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको नोट्स अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे चल करके हमारा जो भूगोल है अन्य विषय से भी जुड़ा हुआ है। अन्य विषय के साथ में संबंध इसका अपन देखें, भूगोल करता क्या है, भूगोल क्या करता है, अन्य विषयों से सूचनाएं लेता है। क्या करता है, अन्य विषयों से सूचनाएं लेता है, वह फिर उसका संश्लेषण करता है, बारीकी से अध्ययन करता है और अध्ययन करके वो प्रस्तुत करता है, एक सिद्धांत तैयार कर देता है। तो अन्य विषयों से भूगोल का संबंध जुड़ा हुआ है। जैसे कि अपन देखें भौतिक भूगोल भूआकृतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मृदा भूगोल मृदा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो अन्य विषयों के साथ में इसका संबंध है। ऐतिहासिक भूगोल इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हर एक विषय के साथ में भूगोल का संबंध है और इन सभी विषयों से अपन देखें तो ये भूगोल क्या करता है, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं लेता है और सूचनाएं लेकर के उसका क्या करता है, संश्लेषण करता है। क्या करता है, संश्लेषण करता है। तीन तरह के प्रश्न पैदा होते हैं भूगोल के सम्मुख, तीन तरह के प्रश्न पैदा होते हैं और उसी में अपन देखते हैं। जैसे कि एक तो प्रश्न होता है क्या, एक प्रश्न होता है कहाँ, एक होता है क्यों। तीन तरह के क्वेश्चन यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। अब भूगोल का काम क्या है, भूगोल क्या करता है, भूगोल यहाँ अपन देखेंगे कि भूगोल क्या करता है कि पृथ्वी पर क्या क्या है, पृथ्वी पर क्या क्या चीजें पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। दूसरा, कहाँ कहाँ पाई जाती है। तीसरा है क्यों पाई जाती है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर निकालता है भूगोल। जैसे कि अपन यदि कह दें कि पर्वत, अब पर्वत पृथ्वी पर कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण पर्वत यदि कहाँ कहाँ है, जैसे कि हिमालय पर्वत अपने भारत के उत्तरी छोर पे है, अपलेशियन, ठीक है ना, यूराल पर्वत है,
तो किलिमंजारो पर्वत श्रेणी है। तो ये सारे रॉकीज है, एंडीज है, अलग अलग भागों में पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। तो भूगोल ये पता लगाता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर क्या क्या, जैसे पर्वत है तो कहाँ कहाँ है, मैदान है तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्या क्या है, पर्वत है, मैदान है, ठीक है, झील है, ठीक है ना, तो धरातल जैसे पठार है। तो विभिन्न पहलू यानी पृथ्वी पर क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है उन सब के बारे में पता लगाता है। फिर आगे ये लगाता है कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे कि पूछ ले भूमध्य रेखीय वन, तो पृथ्वी पर वे भूमध्य रेखा पर पाए जाते हैं। अब ये पता भूगोल लगाता है कहाँ मिलते हैं, भूमध्य रेखीय वन भूमध्य रेखा पर मिलते हैं। पूछ ले भाई टुंड्रा वन, तो टुंड्रा वन यदि पूछे तो वो 66 डिग्री उत्तर से ऊपर अक्षांश पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पता लगा लेता है कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जाती है। फिर कारण और बताता है कि क्यों पाई जाती है, जैसे कि यदि पूछ लिया जाए भूमध्य रेखा पर सदाबहार वन मिलते हैं, भूमध्य रेखा पर है, क्यों, तो इसका कारण क्या है कि यहाँ पर तेज वर्षा व तापमान दोनों पाए जाते हैं। अच्छी वर्षा होती है, अच्छा तापमान है, इस कारण से इस प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो तीनों प्रश्नों का उत्तर क्या, कहाँ और क्यों, अन्य बिंदुओं का उत्तर हमारा भूगोल जो है अपने तक पहुँचाता है संपूर्ण पृथ्वी के बारे में, इन सभी विषयों के बारे में, कौन सी वस्तु कहाँ पे है, चाहे ब्रह्मांड की हो, चाहे सौरमंडल से संबंधित हो, चाहे भूगर्भिक हो, तो सारे विषयों के बारे में इस तरह का आंसर निकालने की कोशिश करता है कि अमुक वस्तु किसी स्थान पर है क्या, यदि वो कहाँ कहाँ है तो है तो उस स्थान पे क्यों है। तीनों प्रश्नों का आंसर ये देने का प्रयास करती है। इस प्रकार से हम कहते हैं भूगोल विभिन्न बिंदुओं से क्या लेती है, सूचनाएं लेती है और उसका क्या करती है, संश्लेषण करती है, विस्तार से अपने को उसको खोल के बताती है, ठीक है ना, उसका समग्र अध्ययन करवाने में हमारी सहायता करती है। तो 3 प्रश्न यहाँ आते हैं, इन तीनों का ये अध्ययन करती है, ठीक है। ये 3 प्रश्न जिसमें भूगोल हमें एक समाकलित विषय के रूप में अध्ययन करवाती है। अन्य बिंदु में देखें तो इसका जो भूगोल का अध्ययन है उसके आगे चल कर के उपागम प्रारंभ हो गए, ठीक है, उपागम प्रारंभ हुए आगे चल कर के, इसकी वैसे 2 शाखाएं बनी। पहले तो यदि अपन अध्ययन की अलावा उसकी पहले 2 शाखाओं का अध्ययन करें, महत्वपूर्ण 2 शाखाएं इसकी बनी। एक का नाम रखा गया भौतिक भूगोल और दूसरे का नाम रखा गया मानव भूगोल। हालांकि इसमें जैविक भूगोल अलग से और है, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण शाखाएं जो इसकी रखी गई है वो है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तीसरी शाखा उपागम में मिलेगी आपको, जैव भूगोल मिलेगी, उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण 2 बिंदु इसमें प्राय आते हैं। अब भौतिक भूगोल में क्या शामिल किया गया था, तो इसके अंदर यदि अपन देखें तो पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें भौतिक भूगोल के विषय है, ठीक है ना। उसके अलावा पृथ्वी पर पर्यावरण, पर्यावरण का संगठन, पर्यावरण की संरचना, सूर्य तप, सेल कहाँ कहाँ कौन कौन सेल, जैसे आग्नेय, अवसादी, ठीक है ना, और कायांतरित, ये सेलें क्या इनकी विशेषता है, कैसे ये सेलें बनती है, ठीक है, आदि पहलुओं पर इसमें अपन चर्चा करते हैं। फिर है महासागरों की उत्पत्ति,
पृथ्वी के साथ में, ठीक है। तो इसके अंदर संपूर्ण जलमंडल इसमें आ जाता है, ठीक है ना, संपूर्ण जलमंडल इसके अंदर शामिल हो जाता है। इसके साथ साथ में पृथ्वी के साथ साथ में जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ये कैसे बने, इन सब के बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में विस्तार से इसमें वर्णन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिसमें प्राकृतिक घटनाएं होकर के, जैसे कि भूकंप, ये प्राकृतिक घटना है, ज्वालामुखी, ये प्राकृतिक घटना है, ठीक है ना। इसके अलावा अपक्षय, तो ये सारे बिंदु, अपर्दन, ये सारे के सारे बिंदु जो है वो भौतिक भूगोल के विषय के रूप में इनको शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि जिस रूप में प्रकृति धरातल के ऊपर इस पृथ्वी पर जो जो घटनाएं घटित होती है सारी की सारी अपन किस में शामिल करते हैं, भौतिक भूगोल में शामिल करते हैं। इसके यदि जैसे हॉटसॉर ने इसकी परिभाषा भी कुछ इसी प्रकार से दी थी भौतिक भूगोल के लिए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रादेशिक भिन्नताओं का अध्ययन, प्रादेशिक भिन्नताओं का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं वो कौन सी शाखा है, भूगोल के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि वो भूगोल है। तो इस तरह का जो अध्ययन है वो सारा हम जहाँ करते हैं वो किस में करते हैं, इन सारे बिंदुओं का अध्ययन भौतिक भूगोल में करते हैं। दूसरी जो ब्रांच इसकी आती है उसको है मानव भूगोल, और रेटजेल इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे, विस्तार से इसकी चर्चा आगे अपन करेंगे कि इनका क्या योगदान है। तो इनको मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं। इन्होंने भूगोल को दो भागों में बांटने का प्रयास करके मानव भूगोल को अलग कर दिया। अब मानव भूगोल में क्या रखा कि इस पृथ्वी पर मानवीय क्रियाएं, पृथ्वी पर मानवीय क्रियाओं को शामिल किया गया। अर्थात इसकी एक शिष्या थी सैंपल, अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी एलन चर्चिल, सैंपल, ऐसे सैंपल। तो उन्होंने भी इस रेटजेल की बातों का समर्थन किया क्योंकि वो उनकी शिष्या थी, ये जर्मन से थे, वो ये अमेरिका से थी। तो इन्होंने भी मानव भूगोल के लिए अपनी परिभाषा गढ़ी कि इस अस्थिर पृथ्वी पर चंचल मानव द्वारा जो की गई क्रियाएं हैं उनका अध्ययन अपन जहाँ करते हैं उसको मानव भूगोल में शामिल करते हैं। कुछ रेटजेल ने भी इस प्रकार से कहा कि पृथ्वी पर मानवीय क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी पर मनुष्य की क्रियाओं का जो अध्ययन जिस विषय में करते हैं उसको अपन किस में शामिल करते हैं, मानव भूगोल में शामिल करते हैं। अब इसके विषय वस्तु क्या रह गई, तो विषय वस्तु में जैसे कि सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद में जनसंख्या के बारे में, उसके बाद में जनसंख्या संगठन आ जाएगा, ठीक है ना। और संगठन में जैसे कि घनत्व है, वितरण है, व्यवसायिक संरचना है, आयु संरचना, वो सारे इसमें आ जाएंगे। इसके बाद में मनुष्य ने जैसे अधिवास बनाए अपने रहने के लिए, आर्थिक क्रियाएं की, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, वो इसमें सारी शामिल हो जाती है। मनुष्य ने अपने रहने के लिए जो परिवर्तन किए तो परिवहन व संचार के जो सुविधाएं तैयार की वो सारी इसमें आ जाती है। तो सारी जो घटनाएं हैं जो मनुष्य प्रकृति में रहते हुए करता है, ठीक है ना, वो सारी किस में शामिल करते हैं, अपने मानव भूगोल में शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो मनुष्य जो क्रिया मनुष्य से रिलेटेड है, जिसमें मनुष्य का उसमें शास्त्रीय होता है, तो वो सारी क्रियाएं किस में आती है, मानव भूगोल में शामिल कर ली जाती है। तो इसमें चाहे मानव की उत्पत्ति, वो जनसंख्या, अधिवास, आर्थिक, परिवहन, संचार, जो भी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, तो सारी क्रियाएं जो मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हुए करता है, ठीक है ना, वो सारी आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि है, खनन है, पशुपालन है, संग्रहण है, तो सारी क्रियाएं इसमें शामिल हो जाती है और उसको अपन मानव भूगोल में शामिल करते हैं। तो ये अलग अलग विषय वस्तु होगी। भौतिक भूगोल में ये चीज़ें हैं जिसमें प्राकृतिक घटनाएं घटित होती है, और मानव भूगोल में मनुष्य द्वारा प्रकृति के साथ की गई क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो दो भाग इसके कर लिए जाते हैं, समझ गए होंगे यहाँ से, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। जैविक भूगोल के अंदर जैविक
जैव भूगोल जो अलग से अपन ने की है, इसके ऊपर मैंने विचार इसलिए नहीं दिया है, इसकी चर्चा भी अपन अलग से करेंगे। तो इसमें जैविक समुदाय आता है, ठीक है ना। इसमें जैसे कि जीव जंतु, पादप समुदाय, ठीक है ना। तो ये जैविक समुदाय इसमें शामिल किए जाते हैं। इसीलिए मूल शाखा इसकी न मान करके, क्योंकि इसमें मानव एक जैविक समुदाय का ही प्राणी है, तो मूल इसकी 2 शाखाएं बनाई जाती है। अब उपागम में उसको अपन देखते हैं, उसकी बात भी करेंगे, उसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं। आगे अपन देखेंगे इसके उपागम प्रमुख कौन कौन से। भूगोल के प्रमुख उपागम, यहाँ इसके 2 उपागम हैं। अध्ययन क्षेत्र के लिए इसके 2 भागों में इसको बांटा महत्वपूर्ण। अध्ययन के तरीके तौर के ऊपर उपागम 2 रखे इसके, ठीक है ना। एक तो होता है विषय वस्तुगत, ठीक है, और दूसरा होता है प्रादेशिक। एक का नाम विषय वस्तुगत और एक का नाम प्रादेशिक। तो लाइट ने फिर डिस्टर्ब कर दिया, वही टेक्निकल एरर चल ही रहा है, आजकल लाइट कटौती खूब हो रही है। इसी वीडियो को सुचारू रखने के लिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। यदि लाइट समय से नहीं आती है तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तो आप देखें हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को, ठीक है। विस्तार से चर्चा करते हैं अगले क्लास में।